अबे बात सुन, लड़की को होश में आने से पहले बना इसकी वीडियो, ज़रा इसके आशिक से पहले हम मज़े ले लेना। लेकिन अभी उसने अनाबिया के नकाब की तरफ हाथ ही बढ़ाया था कि आरिफ अंदर दाखिल हुआ। ओए शकूरे, हाथ नहीं लगाना, हाथ तोड़ दूंगा तेरे मैं। अरे आरिफ यार, क्या हो गया? मस्त माल लग रहा है, मुझे भी मज़े लेने दे। शकूरे की बात सुनकर आरिफ ने एक ज़ोरदार पंच उसके मुंह पर मारा था। शकूरे, मैंने कहा था ना कि इसके बारे में ऐसी कोई भी बात ना करना। फिर भी शकूरा अपना गुस्सा जब्त करता हुआ बाहर को बढ़ा था। इस साले को तो मैं बाद में देखूंगा। ये कहते हुए वो अपने आदमी लेता बाहर को निकल गया। बहुत इंतज़ार किया है जाने मन तुम्हारा, आह आज तो तुम्हारा हसीन मुखड़ा देख कर ही रहूंगा। कहते साथ ही उसने अनाबिया के चेहरे से नकाब हटा दिया। रोने की वजह से उसका काजल फैलकर उसकी आंखों को मजीद निखार रहा था। वाह, अनाबिया को देखते ही उसकी आंखों में हवस बढ़ी थी। माल तो मस्त है। उसने अनाबिया का गाउन उतार कर साइड पर फेंका था और हाथ उसके स्टॉलर की तरफ बढ़ाकर पिन्स उतार दी थी। अनाबिया के जिस्म पर नजर पड़ते ही उसकी आंखों में चमक आई थी। अब और सब्र नहीं होता, जल्दी से इसे होश में लेकर आ आरिफ। बेहोशी में वो मजा कहाँ जो होश में आएगा। आरिफ ने कहते ही एक रस्सी पकड़ते अनाबिया के बाजू बेड क्राउन से बांध दिए और पानी से बड़ा जग अनाबिया के ऊपर फेंका। पानी फेंकने की वजह से अनाबिया की कमीज उसके जिस्म से चिपक गई। अनाबिया की नज़र आंखें खुलते ही छत से टकराई थी। पहले तो उसने नासमझी से इधर उधर देखा। आज वाला वाकया जहन में आते ही उसने उठने की कोशिश की, लेकिन सामने आरिफ को देखकर अनाबिया को अपनी जान जाती महसूस हुई। उसने जल्दी से उठने की कोशिश की, लेकिन ये क्या, उसके हाथ तो किसी चीज़ से बंधे हुए थे। नहीं नहीं, प्लीज़, मुझे क्यों लाए हो यहाँ? छोड़ो मुझे, मेरे हाथ खोलो, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, छोड़ दो मुझे, जाने दो। अनाबिया ने आरिफ से भीख मांगने वाले अंदाज में कहा। अब आई ना लाइन पर, अब आएगा मज़ा जब मैं तेरे साथ अपनी रात रंगीन करूँगा। प्यार से बात करने की कोशिश की तो साली नखरे दिखा रही थी। आरिफ ने खबासत से लबों पर जुबान फेरते हुए कहा। पानी गिरने की वजह से अनाबिया का गला भीग चुका था और आरिफ अनाबिया को देखते हुए मस्त हो रहा था। आरिफ अनाबिया पर झुका और उसके जिस्म पर होले से अपना हाथ चलाने लगा। नहीं, प्लीज़ मत करो ऐसा। अनाबिया को आरिफ का छूना तकलीफ दे रहा था। वो बेबसी से रोते हुए बोली, छोड़ो मुझे, प्लीज़ जाने दो, तुम्हें खुदा का वास्ता है। अनाबिया आरिफ से बचने के लिए अपना सर यहाँ वहाँ मार रही थी। हाथ बंधे होने की वजह से वो बेबस थी। अरे छोड़ दूंगा, आरिफ ने हवसज़दा नज़रों से उसको देखते हुए कहा और साथ ही अनाबिया के कंधे से उसकी शर्ट फाड़ दी। खुदा का वास्ता है तुम्हें। एक चीख अनाबिया के मुंह से निकली थी। मत करो ऐसा, मत करो, या अल्लाह मेरी मदद कर। मैं भटक गई थी, लेकिन या अल्लाह रुसवाई किस्मत में ना लिख। रोते हुए वो अल्लाह से बस एक ही फरियाद कर रही थी। ठा के साथ दरवाज़ा खुला था और कोई भाग कर अंदर दाखिल हुआ। तेरी इतनी हिम्मत, तूने अनाबिया को हाथ लगाया? उसे हाथ लगाकर तूने अपनी मौत को दावत दी है। आने वाला आरिफ पर टूट पड़ा था। मुख के घूंसों से आरिफ लहूलुहान होता बेहाल होकर नीचे गिरा था। वो जल्दी से अनाबिया की तरफ मुड़ा जो आंखें बंद किए मुसलसल रो रही थी। अनाबिया की हालत देखकर उसका खून खौल उठा था। उसने सोफे का कवर उतारते अनाबिया के बदन को ढांपा और उसके हाथ को रस्सियों से आज़ाद करने लगा था। अनाबिया ने थोड़ी सी आंखें खोलकर अपने मसीहा को देखा, लेकिन वो हैरान रह गई क्योंकि सामने वाला जो भी था उसे अनाबिया पहली बार देख रही थी। अनाबिया रोते हुए अपने मसीहा के सीने से जा लगी थी। चुप, मैं जान से मार दूंगा उसे जिसने तुम्हारी ये हालत की। लेकिन अनाबिया बेहाल होते उसकी बाहों में ही झूल गई थी। उसने जल्दी से अनाबिया को बाहों में उठाते अच्छे से कवर किया और बाहर खड़े अपने साथियों को आरिफ को टॉर्चर रूम में ले जाने का कहते खुद जल्दी से बाहर की जानिब बढ़ा। अनाबिया की हालत देखकर उसका दिल कर रहा था कि खुद को जान से मार दे। वो क्यों इतना लापरवाह हो गया था? अपना हाथ स्टीयरिंग पर मारते वो खुद को अजियत देते पागल होता सोच रहा था। क्या फ़ायदा इतनी सिक्योरिटी का? आज उसका इश्क बेलिबास हो चुका था। जल्दी से गाड़ी अपने फ्लैट पर रोकते वो अंदर को बढ़ा, जहां सामने उसकी आपो और सर खड़े थे। अनाबिया को इस तरह बेहोश देखते उन दोनों का खून खोला था। वो जैसे ही अनाबिया को बेड पर लिटाए बाहर आया, एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर लगा था और फिर उसके बाद एक के बाद एक कई थप्पड़ उसके मुंह पर लगे थे। ये की तुमने हिफाजत? वो तुमसे मिलने गई थी ना? तुमने कहा था मैं जान से भी बढ़कर ख्याल रखूंगा इसका। ये रखा तुमने ख्याल? वो खामोश खड़ा अपने सर की डांट सुन रहा था। लबों से उफ तक नहीं कहा था, ना अपनी जगह से हिला था। आंखें झुकाए वो बेबस खड़ा था।
میرا دل کر رہا ہے کہ جان سے مار دوں میں تمہیں، دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ لیکن یہ کیا؟ یہ بات سنتے ہی وہ پہاڑ جیسا مرد اپنے سر کے سینے سے لگا، زاروں قطار رویا تھا، مجھے مار دیں، جان سے مار دیں، شاید ایسے مجھے سکون مل جائے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میں پل پل مر رہا ہوں۔ پلیز لالا۔ کیس اپنی باہوں میں کھڑے اس چھوٹے سے لڑکے کو زاروں قطار آنسو بہاتا دیکھ کر خود کی آنکھوں کی نمی کو پیچھے دھکیلنے لگا۔ مجھے نفرت ہو رہی ہے خود سے، میں کیسے لاپرواہ ہو گیا۔ لالا مار دے مجھے، خاموش ہو جاؤ۔ تبھی انابیہ کے روم سے آتی رمل نے اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ ٹھیک ہے وہ بالکل، پاگلوں کی طرح رونا بند کرو اور مولوی صاحب کو فون کرو جلدی۔ آپو، اس نے روتے ہوئے رمل کو پکارا تھا۔ اگر تم ایسے کرو گے تو اسے کون سنبھالے گا؟ اسے ابھی تمہاری ضرورت ہے، تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے۔ کیس نے کچھ سوچتے ہوئے احمد کو کال کی تھی۔ احمد، مولوی کو لے کر جلدی سے فلیٹ پر آؤ، تمہارے پاس صرف 10 منٹ ہیں، اوکے سر؟ رمل نے جلدی سے انابیہ اوکے سر۔ رمل نے جلدی سے انابیہ کے کپڑے چینج کروائے اور اسے ہوش میں لائی تھی۔ ہوش میں آتے ہی انابیہ چیخنے لگی، مت کرو پلیز، مت کرو، مجھے ناپاک مت کرو، اللہ ہوش کرو انابیہ، میں ہوں تمہاری آپو رمل۔ انابیہ رمل کو دیکھتے ہوئے روتے اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ آپو، اس نے ادھر ادھر دیکھا تھا، خود کو چھوا تھا۔ ہوش کرو انابیہ، کچھ نہیں ہوا تمہیں، اللہ کا شکر ہے تمہاری عزت سلامت ہے۔ تبھی کیس کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر انابیہ بھاگ کر اپنے لالا کے گلے لگی تھی۔ لالا، روتے ہوئے اس نے اپنے لالا کو پکارا تھا۔ میری گڑیا، چپ کر جاؤ، ایک آنسو نہ آیا باپ کی آنکھ میں۔ جس نے آپ کے ساتھ یہ سب کیا اسے عبرت ناک موت دوں گا میں، وعدہ ہے میرا یہ آپ سے۔ لالا، لالا کی جان، ابھی کچھ ہی دیر میں آپ کا نکاح ہے، ہم نے آپ کے لیے ایک فیصلہ کیا ہے۔ نکاح؟ لالا نہیں کرنا ہمیں نکاح، پلیز لالا۔ اپنے لالا کی اتنی سی بات بھی نہیں مانو گی؟ لالا، انابیہ نے روتے ہوئے کچھ کہنا چاہا لیکن کیس نے بیچ میں ہی اس کی بات کاٹ دی۔ پلیز، ٹھیک ہے لالا، جیسا آپ کہیں۔ انابیہ نے کیس کے آگے اپنا سر جھکا دیا۔ پھر کب مولوی صاحب آئے، کب اس کا نکاح ہوا، کس سے ہوا، اسے کچھ خبر نہیں تھی۔ اس نے خاموشی سے سائن کر کے اپنی رضامندی دے دی۔ رمل نے اسے نیند کی ٹیبلٹ دے کر سلا دیا۔ کیس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس لڑکے کو جان سے مار دے جس نے اس کی جان سی پیاری بہن کا یہ حال کر دیا تھا۔ لیکن قسم نے اسے رکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پلیز لالا، اس نے میری بیا کو نقصان پہنچایا، اسے موت کے گھاٹ میں خود اتاروں گا، اسے اتنی تکلیف دوں گا کہ وہ موت کے لیے تڑپے گا۔ لیکن جیسے ہی بیبی ٹارچر روم میں داخل ہوا وہ لڑکا غائب تھا۔ احمد، کہاں ہے وہ لڑکا؟ چھوٹے مالک، ہم خود ادھر چھوڑ کر گئے تھے۔ احمد، تم سے ایک لڑکا نہیں سنبھلا؟ رمل دیدی آئی تھی چھوٹے لالا، بیبی سب سمجھ گیا تھا۔ اب تک تو رمل نے اس انسان کا بھرتا بھی بنا دیا ہوگا۔ اپنے موبائل سے رمل کا نمبر ملاتے اس نے سوچا تھا، آپ کو اچھا نہیں کیا آپ نے یہ۔ دوسری طرف سے فون اٹھائے جانے پر وہ بے بسی سے بولا، بیبی پلیز کام ڈاؤن، مجھے آئیڈیا ہے تمہارا غصہ کس قدر خوفناک ہے، میں خود اس سے نبٹ لوں گی۔ آپو، میں دیکھ لوں گا جس نے میری زندگی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اس نے بولتے ہی فون بند کر دیا تھا۔ انابیہ کی حالت کی وجہ سے رمل بھی کچھ دن یونیورسٹی نہیں آئی تھی۔ ملہان کو بھی اپنی مورے سے ملنے بھیجا ہوا تھا اس نے، آج وہ کافی دنوں بعد یونیورسٹی آئی تھی۔ ہائے رمل، کیسی ہو؟ رمل کی کلاس فیلو نے رمل سے پوچھا تھا۔ فائن، اینڈ یو مے آلسو بی فائن۔ رمل، میں تم سے سر ملہان کا پوچھنا چاہ رہی تھی۔ ہاں پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ وہ اب تم تو شادی شدہ ہو تو سر ملہان کے ساتھ میری سیٹنگ کروا دو، کیونکہ پہلے تو تم سر کو بیٹری اور پتہ نہیں کیا کیا کہتی تھی۔ یار اب دیکھی نا سر کی پرسنالٹی، ایسا ایک بھی لڑکا نہیں یونیورسٹی میں، تو اب میرا ان پر دل آ گیا ہے۔ رباب حسن پرست لڑکی تھی، ملہان کا حسن دیکھ کر وہ پھسل گئی تھی۔ اپنی عادت کے خلاف رمل بہت تحمل سے اس کی بات سن رہی تھی۔ مرد کے لیے خوبصورت بیوی قابل فخر ہوتی ہے، جبکہ عورت کے لیے خوبصورت شوہر وبال جان ہے۔ رمل سوچ کر رہ گئے۔ اوکے ٹھیک ہے، کروا دوں گی، بدلے میں تمہیں اپنے بوائے فرینڈز کی ساری انفارمیشن مجھے دینی ہوگی۔ اوکے ڈن۔ ویسے رمل، تم سر ملہان کو کیسے جانتی ہو؟ وہ دونوں چلتی کینٹین میں ایک ٹیبل پر بیٹھی تھی۔ یار میں نہیں جانوں گی تو اور کون جانے گا، آفٹر آل ملہان خان کی محبت ہوں میں۔ کیا؟ وہ چیخ کر بولی تھی۔ او یار سلو بولو، میرے ایک کیس لالا ہیں جو سٹارٹ سے مجھے کوئی نہ کوئی ٹاسک دیتے رہتے ہیں۔ یہ بھی ان کا ٹاسک تھا کہ ملہان کی حفاظت کرنا، اسے ایک جنٹل مین بنانا، اور
रमल द ग्रेट के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। रमल द ग्रेट ने मिल्हान को अपना दीवाना बना लिया और कैस लाला का दिया गया टास्क भी पूरा हो गया। रमल ने हारना तो सीखा ही नहीं ना, कहते हुए रमल ने कहका लगाया था। उस बात से अनजान के उन दोनों की सारी बातें मिल्हान सुन चुका था। जो रमल को ढूंढता उस साइड पर आया था, उसके हाथ से ग्लास नीचे गिरा था। रमल और भी बहुत कुछ बोल रही थी, लेकिन ठा की आवाज़ पर रमल का कहकहा रुका था। मिल्हान ने जिन नज़रों से रमल को देखा, रमल का दिल किया कि अभी मर जाए। मिल्हान लंबे लंबे डग भरता बाहर को बढ़ा था। हान रुको प्लीज़ हान, रमल रमल ने उसे पीछे से पुकारा, लेकिन मिल्हान अपनी गाड़ी जन से उड़ा ले गया। रमल जल्दी से उसके पीछे बढ़ी थी। घर पहुंचते ही मिल्हान ने गुस्से में पूरा कमरा बखेर दिया था। क्यों क्यों किया ऐसा, वो गुस्से से चिल्लाया। मेरी मोहब्बत का मजाक बना दिया। मजबूत लोग जब टूटते हैं तो किसी पहाड़ की तरह रेजा रेजा हो जाते हैं। क्यों क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने कहा था कि आओ आकर मुझसे मोहब्बत करो, मुझे संवारो, मुझे ऐसा बनाओ। मैं खुश था अपनी ज़िंदगी में, तुम आई और फिर मैंने ज़िंदगी को जीना सीखा। क्यों छीन ली मुझसे मेरी ये ज़िंदगी? अब ये सब एक प्लानिंग के तहत हुआ था। हाँ वाह मिल्हान खान, तुम्हें मोहब्बत के नाम पर बेवकूफ़ बनाया गया, वो पागलों की तरह हंसते हुए बोला था। रमल उस तक पहुंचती सारी बातें सुन चुकी थी। नहीं हान, ऐसा कुछ नहीं, मैं मानती हूँ सब एक प्लानिंग थी, लेकिन मेरी मोहब्बत, खबरदार खबरदार अगर तुम्हारे मुंह से मैंने मोहब्बत का नाम भी सुना। मिल्हान गुस्से से धाड़ा। तुम मोहब्बत की बात करती हो जिसे इंसानियत तक का पता नहीं, जिसे ये नहीं पता कि किसी की फीलिंग्स, उसके इमोशंस का मजाक बनाना उसे मौत देने के बराबर होता है। अरे मेरे पास आकर एक बार कह देती, मेरे उस नाम नेहाद भाई ने भेजा है, मैं वैसे ही तुम्हारी बात मान लेता, लेकिन तुमने मेरी मोहब्बत, मेरे इश्क का मजाक बना दिया। मिल्हान बेबसी से अपने बाल नोचते हुए बोला। और हाँ, क्या कहती थी तुम? फतूर है तुम्हें मेरे इश्क का? फतूर तो अब तुम मेरा देखोगी, जुदाई का फतूर, बेवफाई का फतूर। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि असल फतूर होता क्या है। हान प्लीज़ नाम मत लो अपनी ज़ुबान से मेरा। मिल्हान ने अपना हाथ मारकर ड्रेसिंग पर पड़ी सारी चीज़ें बखेर दी। हान आपके हाथ हाथ जख्मी हो गए हैं हान, तुम जाती क्यों नहीं हो? जाओ यहाँ से। मेरी बेबसी का तमाशा अभी कम है क्या, जो और बनाना चाहती हो? मिल्हान चलते हुए उसके करीब आया और उसके गिर्द अपने बाजू फैलाए। रमल को लगा मिल्हान उसे खुद से लगाने लगा है, लेकिन उसे असल झटका तब लगा जब मिल्हान ने उसकी गन निकालकर अपनी कनपटी पर रखी थी। अब जाओगी या मारूं मैं खुद को गोली? अरे नहीं, दिमाग नहीं, इस दिल पर गोली चलाऊंगा जिसमें तुम बसती थी। हान प्लीज़ नहीं, मैं जा रही हूँ, रमल ने रोते हुए बोला। ये गन फेंक दो, मैं बस जा रही हूँ। मिल्हान ने रमल को बोलता देखकर गोली अपनी टांग पर चलाई। अगर रमल जनूनी थी तो आज मिल्हान का जनून भी रमल देख चुकी थी। हाँ हान, जाओ जाओ यहाँ से, आई सेड लीव, वो गुस्से से चिल्लाया। मैं जा रही हूँ, प्लीज़ अब दोबारा कुछ मत करना खुद को, प्लीज़ गेट आउट। रमल के बाहर निकलते मिल्हान के चीखने की आवाज़ें बाहर तक आने लगी। क्यों क्यों आई तुम मेरी ज़िंदगी में? क्यों अल्लाह, क्यों ऐसा किया? मैंने तो मोहब्बत की थी, फिर ये धोखा। अल्लाह जी, मिल्हान ने बेसाख्ता रोते हुए अपने रब को पुकारा। रमल ने बाहर निकलते ही अपने पार्टनर को फ़ोन मिलाया। हेलो पार्टनर, प्लीज़ हान। वो हान रमल से बोला भी नहीं जा रहा था। रमल क्या हुआ है? प्लीज़ चुप करो, बताओ मुझे आराम से कि क्या हुआ है। मुझे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही। हान ने खुद को गोली मार ली। व्हाट? कहाँ हो तुम? और मिल्हान कहाँ है? मैं अभी आता हूँ, प्लीज़ तुम जल्दी आ जाओ। उसने खुद को रूम में बंद कर लिया है और मुझे भी अंदर नहीं जाने दे रहा। मैं आता हूँ। ठीक 15 मिनट बाद पार्टनर भागते हुए अंदर दाखिल हुआ। उधर उधर उस रूम में है हान। रमल ने एक कमरे की तरफ इशारा किया। प्लीज़, उसका बहुत खून बह रहा है, उसे हॉस्पिटल ले जाओ। मिल्हान ओपन द डोर। मिल्हान मेरे भाई, मेरी जान, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। मिल्हान खून ज़्यादा बह जाने की वजह से बेहोश हो चुका था। कैस दरवाजे को धक्का देते हुए अंदर दाखिल हुआ। रमल गाड़ी स्टार्ट करो, मैं इसे लेकर आया, इसे हॉस्पिटल लेकर जाना है। कैस मिल्हान की हालत देखते वहीं से चिल्लाया था। जल्दी में वो ये भी भूल चुका था कि उसने भी मेडिकल पढ़ा है। कैस जल्दी से मिल्हान को उठाते बाहर की जानिब बढ़ा, लेकिन रमल को सकते में देखकर चिल्लाया। रमल, हमारी ज़रा सी भी देर मिल्हान की जान ले सकती है। मैं आई। रमल ने भागकर गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन रमल के मुसलसल कपकपाते हाथ
की वजह से उससे गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। शिट रमल, पीछे आओ तुम, मैं करता हूँ ड्राइव। कैस ने ड्राइविंग सीट पर बैठते ही फुल स्पीड में गाड़ी भगाई। 5 मिनट में वो हॉस्पिटल के आगे था। प्लीज़ डॉक्टर, ये देखें, प्लीज़ मेरा भाई। डॉक्टर, कैस आप घबराए नहीं प्लीज़। नर्स, उन्हें फ़ौरन इमरजेंसी में लेकर जाओ और ऑपरेशन की तैयारी करो। ऑपरेशन स्टार्ट हुए 20 मिनट गुजर चुके थे जब नर्स भागते हुए बाहर आई। आप प्लीज़ ब्लड अरेंज करें। ओ नेगेटिव। मेरा ब्लड ले लो, भाई है वो मेरा, मेरे खून का एक एक कतरा ले लो, लेकिन प्लीज़ मेरे भाई को कुछ ना हो। चलें आप मेरे साथ। खून देते ही कैस बाहर आया। लाला आप प्लीज़ बैठ जाएं। मर नहीं जाऊंगा मैं रमल, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इसे आंच भी नहीं आनी चाहिए। क्या किया है तुमने इसके साथ? लाला मैंने कुछ, रमल मुझे सच जानना है। तभी डॉक्टर रूम से बाहर निकले। आपका भाई अब खतरे से बाहर है, आप थोड़ी देर बाद इनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर प्लीज़, क्या मैं अभी मिल सकता हूँ? ओके, लेकिन ध्यान रहे कि इनके पास शोर ना हो। तुम्हें तो मैं बाद में पूछता हूँ, कैस रमल से कहता अंदर की जानिब बढ़ा। पीछे रमल अपनी बेबसी पर आंसू बहाते दीवार के साथ लगकर बैठ गई। मिल्हान मेरे भाई, ये क्या हाल बना लिया तुमने? कैस मिल्हान का हाथ पकड़े उसे बातें कर रहा था जब मिल्हान को होश आया। हाथ छोड़ो मेरा। हान, मैं तुम्हारा लाला, मेरा कोई भाई नहीं है, हाथ छोड़ो। हान, लाला की जान। तभी मिल्हान ने गुस्से में हाथ में लगी ड्रिप की सुई निकाल कर फेंकी और चिल्लाया, जाए यहाँ से, कोई भाई नहीं, कोई भाई नहीं है मेरा। हान प्लीज़ ऐसा नहीं करो, इतने सालों बाद मिले हो अपने लाला से, लाला के सीने से नहीं लगोगे? कैस ने ज़बरदस्ती मिल्हान को पकड़े अपने सीने से लगाया। नाराज़गी अपनी जगह, लेकिन इतने सालों बाद अपने लाला के सीने लगते ही मिल्हान बिलक बिलक कर रोने लगा। कैस की आंखों से आंसू टूटकर मिल्हान के बालों में जज्ब हो रहे थे। लाला की जान, खामोश हो जाओ, तुम्हारे आंसू लाला को तकलीफ़ देते हैं। झूठ बोलते हैं आप। क्यों छोड़कर गए थे फिर मुझे? पता था ना आपको कि मैं नहीं रह सकता आपके बगैर। आप तो मेरा साया थे ना, हम एक दूसरे की जान थे। क्यों छोड़ा मुझे? हान प्लीज़ बेटा, ये इन बातों का वक्त नहीं है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, दवाई खाओ फिर बात करेंगे। कैस ने ज़बरदस्ती उसे टैबलेट्स दी और उसके बालों में हाथ चलाते उसे सुला दिया। कैस, जो पहले ही अपनी गुड़िया की जुदाई और अनाबिया की हालत से बेबस था, अपने भाई की हालत देखकर वो और बेबस हुआ था। या अल्लाह, मैं क्या करूं? क्यों इतना बेबस हो गया हूं मैं? या अल्लाह, मेरे भाई को कुछ ना हो, इसे मेरी भी ज़िंदगी लग जाए। बस बहुत देख लिया मैंने सबकी तरफ, अब मैं बताऊंगा सबको कि कैस क्या है। कैस ने सबकी मोहब्बत में खुद को भुला दिया और मेरे हाथ खाली रह गए, मुझसे मेरी ही खुशियां छीन ली गई। कैस ने नमाज अदा करते दिल खोल कर दुआ मांगी थी। रमल, बताओ मुझे क्या हुआ? लाला कसम से मैं सिर्फ रुबाब से मजाक कर रही थी। हान ने सब सुन लिया, लेकिन बहुत गलत अंदाज में। कैस रमल पर सख्ती करना चाहता था, लेकिन उसकी बिखरी हालत देखकर खामोश हो गया। लाला प्लीज़ हान से कहें मुझसे एक बार बात कर ले, बस एक बार, मैं उसे सच्चाई बताना चाहती हूँ। ओके, मैं करता हूँ कुछ। अभी तो उसके होश में आने से पहले मैं उसे अपने फ्लैट में लेकर जाता हूँ। होश में आकर वो शोर करेगा। कैस, लाला हान की मोरे परेशान होंगी, तुम टेंशन मत लो, मैं संभाल लूँगा। हान को 1 हफ्ता हो गया था कैस के साथ रहते। अब कैस ने हर लम्हा उसका साथ कैस ने हर लम्हा उसके साथ गुजारा था। कैस उस वक्त दोहरी अजियत का शिकार था। एक तो उसकी गुड़िया उससे दूर थी, दूसरा उसका जान से प्यारा भाई दर्द में था। मिल्हान की टांग का जख्म अब काफ़ी हद तक ठीक था। वो कैस से बेहद गुस्सा था, लेकिन उसने तीनों वक्त का खाना कैस के हाथ से खाता होता था, सोना कैस के साथ होता था। यहाँ तक कि अगर कैस बाहर जाने लगता तो उसकी तरफ देखते रहता कि ना जाए, लेकिन मुंह से कुछ ना कहता। आज कैस ने सोच लिया था कि वो मोरे से मिलने जाएगा मिल्हान बनकर। वो मिल्हान को बताए बगैर हवेली पहुंच गया। जैसे ही उसने हवेली में कदम रखा, मुलाजिम उसे देखते ही बोला, अरे छोटे खान, इतने दिनों बाद आए, अम्मा भी आपका इंतज़ार कर रही थी। कैस कहता मोरे के कमरे की तरफ बढ़ा था। माँ को सामने देखते ही कैस की आंखें भर आई। माँ सदके जाए, मेरा बेटा कितने दिनों बाद आया है। मोमिना खान ने अपनी बाहें फैलाए कहा था, कहाँ थे तुम? कैस मोरे कहता अपनी माँ के सीने से लगा और ज़ोर से अपनी माँ को सीने से लगाया। कितना तरसा था वो अपनी माँ से मिलने के लिए। वो आंखें बंद किए माँ के लम्स को महसूस कर रहा था। सकून उसके अंदर तक उतर रहा था। अरे मेरा बेटा, लगता है उदास हो गया है। माँ सदके जाए, अब आ गए हो ना, कहीं नहीं जाने दूंगी। मोमिना खान ने प्यार से उसके चेहरे को छूते हुए कहा।
पूरा दिन कैस अपनी मोरे के साथ रहा था, उनके हाथ से खाना खाया था, उनसे प्यार भरी बातें की और फिर उन्हें ज़रूरी काम का कहता बाहर चला गया। रमल बहुत एहतियात के साथ कैस के फ्लैट में दाखिल हुई। मिल्हान पूरा दिन बोर बैठा कैस को मिस करता रहा। पता नहीं लाला किधर गए हैं। अभी वो सोच ही रहा था कि रमल को सामने देखकर उसका दिल बेसाख्ता धड़का। पूरे 7 दिन बाद वो रमल को देख रहा था, लेकिन फौरी नज़रें फेर गया। हाँ, रमल मिल्हान के सामने घुटनों के बल बैठी थी। सॉरी जान, मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था। मनपसंद शख्स के 1000 फिक्रे उसकी बोली गई एक लाइन का मदावा नहीं कर सकते। तुम्हारा मकसद मुझे हर्ट करना नहीं था, लेकिन तुमने किया। मिल्हान का लहजा बर्फ जैसा सर था। हाँ, मेरा अंदाज वो नहीं था, पर मैंने समझा। मिल्हान तंजिया गोया हुआ। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? रमल बेबसी से उसकी बात काटते हुए बोली। तो तुम समझा दो, मिल्हान ने आम से लहजे में कहा, जैसे कोई बड़ी बात ना हो। मैंने वो सिर्फ मजाक में कहा। रमल झुंझलाते हुए मिल्हान की तरफ देखते बोली, मैं हकीकत समझा, मुझे मुआफ जाओ किया। अभी रमल की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मिल्हान दरमियान में ही बोला, तुम नाराज़ हो? रमल ने मिल्हान की तरफ देखते मासूमियत से पूछा। क्या नहीं होना चाहिए? मिल्हान का लहजा आज रमल को मात दे रहा था। ये वो मिल्हान तो नहीं था जिसे वो जानती थी। लेकिन मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था, पर तुमने किया। मिल्हान ने हाथ हवा में लहराते हुए कहा, हाँ, मुझसे गलती हो गई। रमल ने सर झुकाए अपनी गलती का एतराफ़ किया। गलती अच्छा लफ्ज़ है। मुआफ़ी उससे भी अच्छा। ज़बरदस्त। गलती की माफ़ी मांग लेना कितना आसान है ना। किसी की फीलिंग्स, इमोशंस का मजाक बनाना। मिल्हान ने पहले तंजिया और फिर दुख भरे अंदाज में रमल की तरफ देखते कहा, मैंने ये कभी नहीं चाहा। रमल ने बेबसी से हल्की आवाज़ में एहतजाज करना चाहा, लेकिन ऐसा हुआ। मिल्हान आज रमल की कोई भी बात सुनने के मूड में नहीं था। तुम मेरी बात को समझो। ओके, तुम समझाओ। जो तुमने सुना, हाँ, जो मैंने सुना वो सब झूठ था क्या? नहीं, सच। रमल झुंझलाई। तो सच में माफ़ी कौन मांगता है रमल बेगम? सच तो बस बयान करते हैं, चाहे वो कितना ही भयानक क्यों ना हो, बस बयान किया जाता है। सच में लफ्ज़ों की तरतीब कब होती है? सच को गवाही की ज़रूरत ही कब होती है? सुना तो होगा ना, सच तो कड़वा होता है। हाँ, पर रमल ने भी उससे कुछ कहना चाहा। अरे सच में पर कब नहीं होता? अरे सच में पर और कब नहीं होता? सच तो सच होता है। वो लफ्ज़ों के जाल बिछाने वाली आज उस रुक रुक कर बोलने वाले इंसान के लफ्ज़ों से हार गई थी। मिल्हान ने रमल की बोलती बंद करवा दी थी। सच को तमीज़ ही नहीं बात करने की। झूठ को देखो कितना मीठा बोलता है। मिल्हान उसकी आंखों में देखते हुए बोला तो रमल आंखें चुरा गई। रमल ने खुद को बेबस महसूस किया था, क्योंकि मिल्हान शायद ज़िंदगी में पहली बार इतना तल्ख और रूड हुआ था। वैसे तुम्हारा झूठ बहुत दिल फरेब था, और तुम्हारी दिल लगी, हाँ, शायद वो दिल लगी ही थी। वैसे तुम्हारे अल्फाज, हाँ, अल्फाज तुम्हारे कितने खूबसूरत थे ना, सीधा दिल पर लगते थे। वो बेरब सा दिल पर हाथ रखे बोल रहा था। हाँ, लेकिन तुम्हें क्या पता अल्फाज कितने ही खूबसूरत क्यों ना हो, इंसानी एहसास की हकीकी तर्जुमानी करने से कासिर है। इंसानी एहसास की हकीकी तर्जुमानी करने से कासिर है। इंसानी एहसास का बेहतरीन तर्जुमान इंसानी रवैये ही तो हैं। अगर इंसानों के आपसी रवैये खूबसूरत ना हो तो उनके कहे हुए खूबसूरत अल्फाज भी उनके बदसूरत रवैयों के ज़ेरे साया अपनी खूबसूरती खो बैठते हैं। और हमारे रिश्ते की खूबसूरती तुम्हारे रवैये ने। प्लीज़ मत बोलो कुछ भी। रमल ने मिल्हान के मुंह पर हाथ रखकर उसे बात पूरी करने से रोका। उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में लेते हुए नम आंखों से बोली, तुम क्यों अपने अल्फाज से मेरी जान निकाल रहे हो? अरे नहीं, जान निकालना इसे कब कहते हैं? मिल्हान ने रमल के हाथों पर अपने हाथ रखते हुए कहा, फिर एकदम से उसके हाथ झटकते हुए मजीद बोला, जान निकालना तो इसे कहते हैं जब कोई भरी महफिल में कहे, वाओ, मैंने उस बुद्धू को जेंटलमैन बना दिया। हाँ, रमल के लब कप आ गए। उसके अल्फाज खत्म हो गए थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि मिल्हान को मनाना इतना मुश्किल होगा। वो बहुत आसान समझ रही थी। और पता है जान निकालना किसे कहते हैं? और पता है जान निकालना किसे कहते हैं? मिल्हान एक बार फिर गोया हुआ। जब कोई कहे, इसे पटाना तो बहुत आसान था, ज़रा सी गोली दिखाई और बस ठुस।
यहाँ रमल की बस हुई थी और वो रोते रोते अपने कानों पर हाथ रख के जोर से चीख उठी, ओह बस करो, पागल हो जाऊंगी मैं मिल्हान, खुदा का वास्ता है चुप कर जाओ, चुप करो तुम और खामोशी से मेरी बात सुनो। मिल्हान गुस्से से, बस करो, मैं पागल हो जाऊंगी मिल्हान, खुदा का वास्ता है बस कर दो, चुप, तुम चुप करो और खामोशी से मेरी बात सुनो। मिल्हान गुस्से से दहाड़ा, खबरदार जो एक लफ्ज़ भी और बोली। वो रमल से अपना हाथ छुड़ाते खड़ा हुआ, जो बात करते रमल ने थामा था। वो दिन गए रमल बीबी जब मैं तुमसे डरता था, अब जो मेरा दिल किया वो करूँगा, वो बोलूँगा। कहते साथ ही वो बाहर की जानिब बढ़ गया। चलते चलते उसने अचानक पीछे मुड़कर देखा। दिल है हर फरेब की लज्जत से आशना, वो लाख बेवफा सही पर मुझको चाहिए। बोलते वो कमरे से बाहर निकल गया था। रमल रोते हुए अपने फ्लैट की तरफ चली गई।